राहुल गांधी आखिर कुछ तो ऐसा कर रहे होंगे जहां सांप्रदायिक राजनीति को, आईटी सेल को, बीजेपी को, उनके कपड़ों तक की चिंता है, जूते तक की चिंता है, आरएसएस को और इस नफरत की राजनीति के तूफान को अगर कोई थाम सकता है, अगर कोई इस चक्रव्यूह को भेद सकता है तो राहुल गांधी। राजनीति में रणनीति बनाना एक अलग बात है, लेकिन छल रचना, षड्यंत्र करना, सांप्रदायिकता के घाल मेल से इस तरह का वातावरण रचना जिसमें झूठ ही झूठ, सिलसिलेवार 0-0-0-0 की एक श्रृंखला है। नमस्कार, मैं हूं पीयूष बबेले। आज हमारे साथ हैं मशहूर लेखक, पत्रकार, संपादक दयाशंकर मिश्र जी। और जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे, ये जो मेरे हाथ में किताब है इसमें आपको राहुल गांधी की 2 तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी कवर पे, राहुल गांधी। और इस समय इसका पूरा शीर्षक है 21वीं सदी में भारत के पहले पुनर्जागरण की गाथा। और दयाशंकर जी ने ये किताब लिखी है। किताब काफ़ी मशहूर हो गई है और इसके साथ साथ बड़ी सनसनीखेज तरीके से इस किताब पर चर्चाएं होती हैं। जो जानकारी हमें है उसमें दयाशंकर जी को एक प्रतिष्ठित संस्थान से पहले इस्तीफा देना पड़ा, फिर उसके बाद ये किताब वो प्रकाशित कर सके। इसके बाद भी कई समस्याओं से उन्हें दो चार होना पड़ रहा है, अलग अलग चीज़ें हैं। और मैं ये बात शुरू करने से पहले इसलिए कुछ जिक्र करना चाहूँगा कि ये किताब लोकतंत्र के बारे में बहुत कुछ कहती है, राहुल गांधी के बारे में बहुत कुछ कहती है। और आज जहाँ बैठकर हम ये चर्चा कर रहे हैं, ये एक कोर्ट है। और आप सबको याद होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में टेनिस कोर्ट की शपथ का बहुत बड़ा महत्व है। पूरे दुनिया के लोकतंत्र में फ्रेंच रिवॉल्यूशन और उसमें टेनिस कोर्ट की शपथ, इन 2 चीज़ों की बड़ी अहम भूमिका आती है। आज हमारा संयोग है कि ये एक वॉलीबॉल ग्राउंड है और हम इसमें एक कोर्ट में बैठे हुए हैं। मैं दयाशंकर जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि हिंदुस्तान में इतने नेता हैं, अलग अलग पार्टियां हैं, समाज सेवक भी हैं, स्पोर्ट्स स्टार हैं, क्रिकेटर्स हैं और टेलीविज़न में भी स्टार हैं। वैसे में आपने राहुल गांधी को किताब के लिए चुना, एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में सबसे ज़्यादा झूठ फैलाया जाता है, जिस पर सबसे ज़्यादा हमले होते हैं, जिसे पप्पू कहने के लिए हज़ारों करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जो इतने हमलों से घिरा हुआ है, जिसके पास कोई सत्ता नहीं है, जो किसी पार्टी का अध्यक्ष नहीं है, जो संसद में नेता सदन होना तो दूर की बात है, प्रतिपक्ष का नेता भी नहीं है, ऐसे आदमी का चयन आपने किस आधार पर किया? जी, इस बातचीत के लिए शुक्रिया, यहाँ बातचीत के लिए उपलब्ध होने के लिए शुक्रिया। आपने बहुत सही सवाल पूछा पीयूष जी कि ऐसे व्यक्ति पर किताब क्यों, जिसके पीछे सारी एजेंसियां, सारा तंत्र और पूरी की पूरी आईटी सेल लगी हुई है। पत्रकारिता में एक चीज़ पर हम सब बात करते रहे न्यूज़ रूम पर कि खबर तो वही है जिसको सरकार छुपाना चाहती है, खबर वो नहीं है जो सामने है। तो आखिर क्या ऐसा राहुल गांधी में है, क्या आखिर राहुल गांधी ऐसा काम कर रहे थे जिससे सरकार डरती है? कौन से ऐसे सवाल हैं जो राहुल गांधी उठाते हैं और सरकार बेचैन हो जाती है? इसलिए राहुल गांधी इस किताब के कवर पर हैं और राहुल गांधी इस किताब के नायक हैं। पिछले 10 सालों में राहुल गांधी ने हर एक उस प्रश्न को उठाया है, मजबूती से उठाया है, जिसकी सब जगह अनदेखी हो रही है। यही कारण है कि जब वो मणिपुर पर बोलते हैं, संसद में बोलते हैं, उद्योगपतियों पर बात करते हैं, और आप देखें कितनी तेजी से समय का पहिया घुमाया जाता है और जल्दी में, चुटकियों में उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है, इसलिए ताकि उनको लोकसभा से दूर किया जा सके। इसलिए किताब राहुल गांधी पर है। इस किताब को मैं देख रहा था तो दयाशंकर जी, ये कुछ अलग किस्म की किताब मुझे लग रही है। इसमें पहले लोकतंत्र पर चर्चा है, 10 साल से हिंदुस्तान में क्या हो रहा है उसकी चर्चा है, फिर महात्मा गांधी की चर्चा है, उसके बाद न्यायालय के फैसलों की चर्चा है। ऐसे करीब 4-5 खंड खर्च करने के बाद आप राहुल गांधी का अध्याय लेके आते हैं। सामान्य तौर पे किताबों पे ऐसा नहीं होता है, ये तो पाठक भी जान रहे हैं, दर्शकों को भी मैं बता दूं कि ये राहुल गांधी की कोई जीवनी नहीं है, उनकी जीवन गाथा नहीं है। तो लेकिन फिर भी ये 4 अध्याय बाद वहां तक पहुंचना, इसकी क्या वजह है कि इन सब सवालों को क्यों आपने छेड़ा? आपने बहुत ठीक कहा कि यह किताब राहुल गांधी की जीवन गाथा नहीं है। इस किताब में आपको
इस तरीके की जानकारियां नहीं मिलेंगी कि राहुल गांधी का जन्म कहाँ हुआ, उनकी आगे की जिंदगी कैसे रही। यह किताब राहुल गांधी की राजनीतिक यात्रा, उनके लोकतांत्रिक विमर्श का दस्तावेज है। बल्कि मैं कहूँगा राहुल गांधी की लोकतंत्र बचाने के लिए की जा रही कोशिशों का दस्तावेज है। इसलिए पहले उन कोशिशों को लाया गया है कि राहुल गांधी ऐसा क्या काम कर रहे हैं। आखिर राहुल कुछ तो ऐसा काम कर रहे होंगे जिससे सरकार केवल एक आदमी से डरती है। पिछले 10 सालों में सरकार पूरी शक्ति से राहुल गांधी पर ही प्रहार कर रही है। और ये वही राहुल गांधी हैं जो कोरोना शुरू होने से पहले बताते हैं कि कोरोना आने वाला है। विपक्ष का नेता और क्या करेगा? वही राहुल गांधी हैं जो मणिपुर पर हिंसा भड़कने के 1 साल पहले बता देते हैं कि मणिपुर में क्या होने जा रहा है। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी एक भविष्य दृष्टा हैं, दूरदृष्टि रखने वाले नेता हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। विपक्ष के रूप में आपका काम क्या है? विपक्ष के रूप में आपका काम है आप सजग करें, समाज को सजग करें और लोकतंत्र को सजग करें। मणिपुर भारत का हिस्सा है, अभिन्न भाग है, और उस पर प्रधानमंत्री की चुप्पी बताती है कि पर्दे के पीछे कुछ और कहानियां हैं, कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनको सरकार सामने नहीं आने देना चाहती। लेकिन राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? और राहुल गांधी के बारे में दुष्प्रचार फैलाया गया कि उन तक कोई खबर नहीं है, वो बेखबर हैं। ऐसा आदमी जो बेखबर है और वो 1 साल पहले बता देता है सदन को, संसद को, कि मणिपुर के हालात किस तरह से हैं। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे, और दर्शक भी समझना चाहेंगे कि युवा नेताओं में राहुल गांधी हमारे सामने हैं, अखिलेश यादव हमारे सामने हैं, तेजस्वी यादव हैं, अन्य भी मैं अलग से नाम नहीं ले रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल भी भले ही अपनी पार्टी के सुप्रीमो हो लेकिन वो भी युवा नेता हैं। इन सब नेताओं में आप क्या देखते हैं कि राहुल गांधी की दृष्टि में और बाकियों की दृष्टि में क्या फ़र्क आपको लगता है? एक बहुत साफ फर्क है और मुझे लगता है भारत के नागरिकों को उस फर्क को बहुत अच्छे से आत्मसात करना होगा। और यह फर्क है समावेशी राजनीति का। हम बार बार गांधी की बात करते हैं, नेहरू की बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं। इन तीनों को अगर आप मिला लें तो उन तीनों में एक बात निकलती है कि तीनों के तीनों सांप्रदायिकता को सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। आप मुझे ये बताएं कि जो इस वक्त मौजूदा हमारे पास मौजूदा नेता हैं लोकतंत्र में, युवा नेता हैं, उनमें से कौन है जो लोकतंत्र की आंखों में आंखें डालकर बात करे, लोकतंत्र के लिए बात करे और आरएसएस की आंखों में आंखें डालकर बात करे? कौन है जो सांप्रदायिकता को सीधे वैसे चुनौती देता है जैसे नेहरू देते हैं, जैसे अंबेडकर दे रहे हैं, जैसे महात्मा गांधी देते हैं? सांप्रदायिकता वैमनस्य की राजनीति की और विभाजनकारी राजनीति की मैं रोक रहा हूँ बीच में जड़ आपको। है। आपकी बातचीत में मैं देख रहा हूँ कि आप जब राहुल गांधी का जिक्र कर रहे हैं तो आप उनकी तुलना के लिए सीधे नेहरू जी, गांधी जी, डॉक्टर अंबेडकर के पास जा रहे हैं जी। इसका मतलब है कि आप उन्हें न सिर्फ जो अभी इस समय के नेता हैं उनसे, बल्कि 30 साल 35 साल पहले तक के जो नेता हैं उनसे भी आप उनकी तुलना नहीं करना चाह रहे हैं और सीधे नेहरू जी के पास जा रहे हैं, गांधी जी के पास जा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप पाठकों को ये बताएं कि इसमें राहुल गांधी तक पहुँचने से पहले जो आपने महात्मा गांधी का अध्याय लिखा और विस्तार से उसमें खंड लिखा पूरा और 4-5 अध्याय उसमें आए हैं, तो महात्मा गांधी की वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें आप राहुल गांधी में उनका अक्स देखते हैं और लोकतंत्र की जो मौजूदा चुनौतियां हैं उनमें उनको रिलेवेंट पाते हैं महात्मा गांधी की बातों को? मैं चाहता हूं वो आप सामने रखें। बहुत अच्छी बात आपने उठाई। हम जब महात्मा गांधी की पूरी राजनीति को देखते हैं तो महात्मा गांधी किस काम में लगे थे? उनके पास सबसे जरूरी काम क्या था? देश की आज़ादी। लेकिन देश की आज़ादी की जब बात कर रहे हैं तो वो हिंसा को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। हमारे सामने चौरा चौरी की घटना है, हिंसा हो गई, अंग्रेज मारे गए, लेकिन गांधी जानते थे कि अगर हिंसा को वैधता देंगे तो किस तरह से पूरे के पूरे समाज में हिंसा फैलेगी। एक बात। दूसरी बात, सांप्रदायिकता। गांधी बार बार सांप्रदायिकता पर कितना जोर दे रहे हैं। उनके भाषण सुन लीजिए और आखिरी में उनकी जान किससे लड़ते हुए गई। तो
ये उस अर्थ में राजनीति नहीं है दरअसल, जिस परंपरागत अर्थ में हम आपका कहना है राजनीति कि देखते राहुल हैं। गांधी राजनीति की परिभाषा को रिडिफाइन कर रहे हैं, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, जो मैंने किताब के मुख्य पृष्ठ पर लिखा। लेकिन लोग, मैं यहाँ और जोड़ दूं कि लोग तो कहते हैं कि वो सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है, और कुछ लोग जो उनको पसंद करने वाले भी हैं वो कहते हैं वो समाज सेवी किस्म के ज़्यादा हैं, राजनेता जैसे कि होते हैं वैसे नहीं हैं। तो जो वो नई पॉलिटिक्स रिडिफाइन कर रहे हैं जिसमें वो समाज सेवी भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, ये क्या है और क्या ये हिंदुस्तान में सफल हो सकती है? पीयूष जी, यहाँ मेरा थोड़ा मत, जो ये सभी प्रकार के आलोचक हैं या चिंतक हैं, मेरी राय थोड़ी दूसरी है। मैं राजनीति को केवल जीत हार से नहीं देखता, जीत हार से ये मीडिया देखता है। जब राहुल राजनीति में प्रवेश करते हैं 2004 में और चुनाव होता है और सरकार बनती है कांग्रेस और गठबंधन के साथियों की, उनके फिर दोबारा चुनाव होता है 2005 में, तब यही मीडिया था जिसने राहुल गांधी के लिए सब तरफ से उनको एक स्वाभाविक नेता के तौर पर पेश किया, एक राजकुमार के तौर पर पेश किया, एक ऐसे नेता के तौर पर पेश किया जो बिल्कुल आने को तैयार है। लेकिन इस किताब में आप देखेंगे विस्तार से बताया गया है कि कैसे 2011 से एक दुष्चक्र चले। और राजनीति में रणनीति बनाना एक अलग बात है, लेकिन छल रचना, षड्यंत्र करना, सांप्रदायिकता के घालमेल से इस तरह का वातावरण रचना जिसमें झूठ ही झूठ है, सिलसिलेवार 0-0-0-0 की एक श्रृंखला है जी। तो इन सब से जब आप राहुल को और उनकी पार्टी को, गठबंधन को सत्ता से बाहर कर देते हैं, तो अचानक से आपको लगने लगता है कि राहुल गांधी रिलक्टेंट हैं, जैसा कई लोगों ने कहा। तो मैं जो ये बात कह रहा हूं, मैं बात कह रहा हूं कि राहुल गांधी कर क्या रहे हैं। तो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, यह यात्रा उनको उनके समकालीन राजनेताओं से बहुत आगे ले जाती है। इसमें मैं दयाशंकर जी एक चैप्टर पे मैं आपका खंड 8 है, इस पे मैं आपकी निगाह चाहता हूँ कि राहुल गांधी के खिलाफ दुष्प्रचार। इसमें एक चैप्टर आपने डाला कि आलू डालो सोना निकलेगा, यह नरेंद्र मोदी ने कहा था। एक जगह आपने लिखा कि 2013 में राहुल गांधी ने नहीं फाड़ा था केंद्र का अध्यादेश, और राहुल गांधी ने नेपाल में चीनी राजदूत से नहीं मिले थे। ये सब बहुत से चीजें मैं देख रहा हूँ जो सब हम लोग सुनते रहते हैं बीच बीच में राहुल गांधी के बारे में झूठ, और उनको आपने तथ्यात्मक रूप से यहाँ पेश किया है। एक ये भी मैं चाहूंगा इस पे आप बताएं, एक ये भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी के भोजन पर बीजेपी के झूठ, राहुल गांधी के भोजन पर, उनकी टी शर्ट पर, इस सब पर भी झूठ हुए और झूठ फैलते चले गए। मैं आपको इस बातचीत के शुरू में ले चलूं, जब आपने पूछा, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि राहुल गांधी इस किताब के कवर पेज पर क्यों हैं और मेरी किताब के नायक राहुल गांधी क्यों हैं। राहुल गांधी आखिर कुछ तो ऐसा कर रहे होंगे जहां सांप्रदायिक राजनीति को, आईटी सेल को, बीजेपी को उनके कपड़ों तक की चिंता है, जूते तक की चिंता है, किससे मिल रहे हैं उसकी चिंता है, और तो और छोड़िए भोजन तक की चिंता है। इसका मतलब है कि इस वक्त आरएसएस को और इस नफरत की राजनीति के तूफान को अगर कोई थाम सकता है, अगर कोई इस चक्रव्यूह को भेद सकता है, तो राहुल गांधी है। इसलिए वो किसी भी हालत में राहुल गांधी को आगे जाने नहीं देना चाहते हैं। लेकिन दयाशंकर जी, इस समय जब हम ये बात कर रहे हैं तब राहुल गांधी पूर्वोत्तर से लेके और बंबई तक की जो यात्रा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उस पर निकले हुए हैं। 3-4 महीने बाद देश में लोकसभा का चुनाव है। राहुल गांधी के क्रिटिक ये कहते हैं कि ये समय यात्रा करने का नहीं है, चुनाव लड़ने का है। उनके क्रिटिक ये पूछते हैं कि इससे कितनी सीटें बढ़ जाएंगी, वो तो ये भी पूछते हैं कि जो पहली यात्रा हुई उससे कितनी सीटें बढ़ जाएंगी। दूसरी तरफ राहुल गांधी ये कहते हैं कि हमारी यात्रा ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, हिंदुस्तान में बिखर रहे समाज को उससे संवाद करने की यात्रा है। तो क्या एक पॉलिटिशियन जो कि सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी का एक बड़ा चेहरा है, वो इतना बड़ा अफोर्ड वाकई कर सकता है कि वो एक चुनावी यात्रा ना निकाले और सिर्फ एक सामाजिक यात्रा निकाले? इस पूरे गुत्थी को आप कैसे एक आम दर्शक को समझाना चाहेंगे ताकि वो समझ सके कि राहुल गांधी ये जो यात्रा निकाल रहे हैं इसमें दूरगामी कोई भविष्य है या निकट के कोई
लाभ हैं उनको आप कैसे देख सकते हैं? बहुत जरूरी सवाल आपने पूछा। ये जो देश है, जब ये देश बचेगा तब सीटें बढ़ भी जाएंगी, सीटें घट भी जाएंगी। लेकिन पिछले 10 वर्षों में बीजेपी ने पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह की नफरत बोई है, आप देखें कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर हिंदू मुस्लिम तनाव नहीं हो रहे हैं, जहां पर मुसलमानों को चुन चुनकर निशाना नहीं बनाया जा रहा है। तो आप बताएं कि इस वक्त जरूरी क्या है। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि मैं राहुल गांधी की राजनीति को महात्मा गांधी से जोड़ के देखता हूं। नेहरू से भी ज्यादा झलक अगर किसी का राहुल गांधी की राजनीति पर किसी का ज्यादा प्रभाव है तो मैं पहले नंबर पर महात्मा गांधी को रखूंगा, नंबर 2 पर मैं नेहरू को रखूंगा। क्योंकि महात्मा गांधी किन मूल्यों के लिए लड़ते हैं और किस मूल्य के लिए आखिर उनकी जान ले ली जाती है, या हम ऐसे कह दें कि किस मूल्य के लिए उन्होंने अपनी जान दी। गांधी ने जिस मूल्य के लिए अपनी जान दी, राहुल उस मूल्य को आगे ले जा रहे हैं। तो यहां जो जन जन तक नफरत फैली है, ये जो 20 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है, और आप देखें 22 जनवरी के बाद पूरे देश में किस किस्म का उन्माद रचा गया। आप एक एक करके देखिए, मुंबई में दुकानें चल रही हैं, आप दुकानों के बोर्ड देखते हैं, कौन लोग हैं जो शूट कर रहे हैं और कौन लोग हैं जो पत्थर फेंक रहे हैं। सारे बाजार पीटा जाता है, और ये एक जगह से नहीं होता है। जरा इसके भूगोल को समझिए। ये मुंबई से घटता है। मुंबई इतना बड़ा औद्योगिक सेंटर है, बड़ी संख्या में सर्वधर्म के लोग रहते हैं वहां। फिर ये उत्तर प्रदेश में घटता है, फिर ये छत्तीसगढ़ में घटता है। इस बीच में हम देखते हैं कि धर्म स्थलों पर, दूसरे धर्म स्थलों पर झंडा फहराने की, भगवा झंडा फहराने की कोशिश की जा रही है। मेरा ये मानना है कि अगर राहुल गांधी इस वक्त वोट की राजनीति कर रहे होते, चुनावी सभाएं कर रहे होते, तो शायद मैं आपसे बात नहीं कर रहा होता, या मुझे लगता है कि मैंने राहुल गांधी को कवर पर क्यों रखा, क्योंकि किताब तो नवंबर में आ गई है। जी जी। लेकिन मुझे खुशी है कि जिस राहुल गांधी को मैं देख रहा हूं, जैसे राहुल उसी रास्ते पर चल रहे हैं। मेरे लिए, मैं एक बात पूरी कर लूं, मेरे लिए राहुल गांधी का लोकसभा में कितनी सीटें आती हैं, कितना वो जीतते हैं, बिल्कुल मेरी नजर दूसरे आलोचकों, पर्यवेक्षकों, पत्रकारों से बिल्कुल अलग है। मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा कि दयाशंकर जी बहुत स्पष्ट भाषा में कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं वो इस समय ज़्यादा जरूरी है हिंदुस्तान के समाज को जोड़ने का, और जो राजनीतिक कार्य है वो अपनी गति से चलता है, उसके नतीजे अपने तरीके से आते हैं। तो एक राजनीतिक काम के लिए एक बड़े मानवीय काम को नहीं रोका जा सकता, ये संभवतः आप कहने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज़ मुझे और जानना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप दर्शकों को भी बताएं कि आपने इस पर न्यायालयों को ऊपर काफ़ी आपने चैप्टर्स लिखे हैं, उनके फैसलों की आपने विवरण भी दिया है और उनकी एक समीक्षा भी की है। तो इसकी ज़रूरत आप महसूस कर रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि जुडिशरी की ऐसी स्थिति आ गई है कि उसको हमें तुरंत के तुरंत उसकी समीक्षाएं कर देनी चाहिए? एक आपकी बात में छोटा सा संशोधन है जी। इसमें कोई भी समीक्षा तुरंत के तुरंत नहीं है जी। इसमें एक सूची तैयार करने की कोशिश की गई है जी कि 2014 के बाद से और 2024 तक न्यायालयों ने क्या क्या टिप्पणियां की, किन किन मामलों पर उन्होंने अपने फैसले दिए। और आप देखें ज्यादातर फैसले, या एक मैं बात कहूं कि लगभग सभी फैसले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार के हक में आए हैं। उन मामलों में भी हक में आए हैं जिसमें नागरिकों को, जनता को, बुद्धिजीवियों को ये आशा थी कि न्यायालय उनको राहत देगा। एक एक करके सारे फैसले हैं। आप देखें कि जो अयोध्या का सबसे महत्वपूर्ण फैसला है, उसके पहले हम एक तस्वीर देखते हैं सोशल मीडिया पर, 5 जज हाथ में हाथ डाले हुए तस्वीर खिंचवा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों की इस तरह की कोई तस्वीर अगर पीयूष जी आपकी स्मृति में हो, लंबे समय से आप पत्रकार रहे हैं, महत्वपूर्ण संस्थानों में आपने काम किया है, क्या कोई ऐसी तस्वीर है? मुझे दयाशंकर जी, मेरे 1-2 मित्र
जज हैं, तो उनसे हमने पूछा था कि आपका क्या काम करने की, क्या आपकी तरह की आचार संहिता क्या है। तो उन्होंने कहा कि हमें तो ये पढ़ाया जाता है कि एक जज का जीवन एक पुराने किस्म की बात है, एक हिंदू विधवा की तरह का जीवन है। उसे सादगी से रहना है, किसी समारोह में नहीं जाना है, कोई आभूषण नहीं पहनना है, कम से कम दिखना है। ये उस संदर्भ में महिलाओं से ना लिया जाए, लेकिन उनने कहा था इतनी सादगी से रहना है। तो आप तो 5 की तस्वीर की बात कह रहे हैं, हम तो किसी जज के चेहरे भी नहीं जानते मैं थे। एक और तस्वीर की बात कर जी। रहा हूँ। आपने निश्चित रूप से मेरे ट्विटर पर टिप्पणी में देखा होगा, जो भारत के इस वक्त प्रधान न्यायाधीश हैं, उन पर मैंने एक छोटी सी टिप्पणी की, जिसको बहुत तरीके की मुझे प्रतिक्रियाएं उस पर मिली। उनकी एक तस्वीर इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में आई, जहां वो प्रधानमंत्री के पीछे हैं। आप मुझे कोई क्लॉज बता पाएं जिसमें भारत का प्रधान न्यायाधीश प्रधानमंत्री के पीछे अपने आप को रखता हो? ये एक प्रकार का संदेश था। जी। दूसरा, हम बहुत स्पष्टता से देखते हैं कि कहां कहां से दूरी बनाकर रखनी चाहिए भारत के जी, प्रधान न्यायाधीश जी। को। और भारत के प्रधान न्यायाधीश सोमनाथ मंदिर में जाते हैं और वो कहते हैं कि जो ये मंदिर की ध्वजा लहरा रही है, यह प्रेरित करती है न्याय के लिए। मैं बहुत विनम्रता से, लेकिन एक नागरिक के अधिकार के तौर पर उनसे आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से पूछना चाहूंगा, क्या किसी मस्जिद में जाके वो ऐसा कह सकते हैं? क्या किसी दूसरे धर्म स्थल पर जाकर वो कह सकते हैं कि यहाँ से उनको प्रेरणा मिलती है? दयाशंकर जी, आपने बड़े और बुनियादी सवाल ये उठाया है, और हमने अभी इस चर्चा में न्यायपालिका की भी बात की, राहुल गांधी की बात की, राहुल गांधी पर फैलाए गए झूठों की बात की, लेकिन मैं थोड़ा सा दूसरी दिशा में जाना चाहता हूँ। एक लंबा खंड आपने इसमें डाला है कि संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा, और हम ये देख रहे हैं कि जहाँ भी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात हो रही है लोकतंत्र की चुनौतियों की, उसमें ये बात बार बार आ रही है कि जहाँ भी कोई तानाशाही आती है, वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा करती है, उन्हें पंगु बनाती है या उन्हें धीमा जहर देती है। तो आप ये किस हद तक हिंदुस्तान में पहुंचा है, और क्या वाकई हमारे संस्थानों पे कब्जा हो रहा है? आपका क्या इसमें, आपने क्या बात किताब में कही है? जी, मैं चाहूँगा कि हमारे श्रोता, हमारे दर्शक, हमारे पाठक इस चैप्टर को, इस खंड को बहुत इत्मीनान से पढ़ें, और मैं कहूँगा कि धीरे-धीरे पढ़ें ताकि समझते हुए पढ़ें। और एक सिलसिलेवार एक तरीका है, निर्वाचन आयोग से लेकर के और संस्थाओं तक। इन सभी संस्थाओं का काम क्या था? इन सभी संस्थाओं का काम था कि वो निगरानी करे जी, जी। और वो सवाल पूछे। और आप मुझे बताएं कि कौन से ऐसे संस्थान हैं जो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, कौन निगरानी कर रहे हैं? एक छोटी सी बात मैं कहता हूं कि नीति आयोग के जो आपके अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र कुछ ज़्यादा हो गया है। प्रधानमंत्री के जो सलाहकार हैं, आर्थिक सलाहकार, वो कहते हैं कि संविधान पलटने का वक्त आ गया है। निर्वाचन आयोग को अलग अलग राज्यों में शिकायतें भेजी जाती हैं, लेकिन जो निर्वाचन आयुक्त काम करते हुए नजर आते हैं, हम देखते हैं कि कैसे उनका फैसला हो जाता है, कैसे उनको दूर कर दिया जाता है। एक और बात, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के चयन में पूरी प्रक्रिया को ही बदल दिया गया है। आप देखें कि कैसे उसमें पहले सुप्रीम कोर्ट के जज की बात थी, फिर प्रधान न्यायाधीश की बात थी कि वो रहेंगे, फिर कैसे उसको रिप्लेस कर दिया जाता है कि वो कानून मंत्री ये सब क्यों किया जा रहा है? सब करने के पीछे मंशा क्या है? देखिए, मंशा तो हम सब लोग समझ सकते हैं, और मंशा केवल इतनी है कि देश को कानून से नहीं चलाया जाए, देश को एक व्यक्ति अपनी समझ से चलाए। तानाशाही जरूरी नहीं है कि हमेशा घोषित शक्ल में आए। आपने बड़ा उसमें इन्वर्टेड कॉमा लिखा है, मन माने फैसले और संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा। तो इस सब में राहुल गांधी कितने कारगर हो सकते हैं इस प्रक्रिया को रोकने में, या उनके साथ के लोग किस रूप में आप देखते हैं? राहुल गांधी के भाषणों को समग्रता से देखें, आप इस किताब में इसके अगले खंडों में देखेंगे कि कैसे राहुल गांधी के सारे भाषण लाए गए हैं। यहाँ एक बात और भी है, राहुल गांधी के भाषणों में केवल 10 वर्ष के भाषण नहीं है, राहुल गांधी का 2013 का भी भाषण है, राहुल गांधी की जब सरकार थी तब का भी भाषण है, जब वो पहली बार उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। और वो क्या कहते हैं?
और वो कहते हैं कि कैसे हमें इन बुराइयों को दूर करना है। एक व्यक्ति जो सरकार, जिसकी पार्टी की सरकार है, और वो आलोचना कर रहा है। किसकी आलोचना कर रहा है? अपने नेताओं की आलोचना कर रहा है। ये वो विरासत है जो नेहरू से मिलती है, कि नेहरू अपने ही खिलाफ अखबारों में लेख लिखा करते थे। आपने तो नेहरू मिथक सत्य के रूप में किताब लिखी है और हम सब लोगों ने देखा है, पढ़ा है, जाना है। एक बात दयाशंकर जी, मैं इस किताब से नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ, ये लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं। एक बड़ा तबका ये मानता है कि वो भले ही कुछ भी कह रहे हों, अंततः कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति सत्ता पाने की लड़ाई लड़ता है। लेकिन आप और कुछ हद तक मैं भी समझते हैं कि वो लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक आम आदमी ये सोचता है कि मैं तो किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, मैं तो मध्यम वर्गीय व्यक्ति हूँ, मुझे नौकरी करनी है, ईएमआई चुकानी है। तो एक नागरिक अपनी पूरी गृहस्थी को या घर को दांव पर ना लगाए और राजनीति में भी शामिल ना हो। वो एक अपने नागरिक होते हुए ही, अपनी घर गृहस्थी चलाते हुए ही लोकतंत्र को बचाने की राहुल गांधी की इस लड़ाई में कैसे मदद कर सकता है, कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है? इसका कोई विचार या कोई मॉडल आपके दिमाग में है क्या? जो मैं समझ पाया एक नागरिक के रूप में, क्योंकि आप जानते हैं मेरी संस्थागत नौकरी जा चुकी है। इस वक्त कोई भी मीडिया संस्थान मुझे बात करने के लायक नहीं ये समझता। आपसे पूर्व रवीश कुमार ने भी कहा था कि उन्हें भी किसी ने अप्रोच नहीं किया था इस्तीफा देने के बाद। आज आप भी ये बात कह रहे हैं कि इस्तीफा देने के बाद से किसी महान लोकतांत्रिक विचार रखने वाले मीडिया संस्थान ने आपको नौकरी का ऑफर नहीं दिया है। जबकि मैं दर्शकों को बता दूं कि दयाशंकर जी बड़े बड़े संस्थानों में एग्जीक्यूटिव एडिटर, मैनेजिंग एडिटर, रिपोर्टर, तमाम तरह के इन्होंने काम किए हैं। मैं अब नाम नहीं लेना चाहता एक एक संस्थान का, लेकिन जितने संस्थान आपने हिंदुस्तान में टेलीविजन के और अखबार के सुने हैं, उन सब प्रतिष्ठित संस्थानों में जो आजकल कुख्यात भी हो गए हैं, आपने बड़ी जिम्मेदारी से निभाई हैं। जी शुक्रिया। तो मैं कह रहा था कि एक तो ये बात है कि ये संस्थानों में से किसी ने मुझे अप्रोच नहीं किया, लेकिन इन संस्थानों के भीतर लोकतंत्र की और उनकी हिम्मत की आप जरा उसका अंदाजा लगाइए कि एक लाइन, एक पंक्ति इस किताब के बारे में किसी ने प्रकाशित नहीं की है। हिंदुस्तान में इतने बड़े बड़े अखबार हैं, इतने बड़े टेलीविजन हैं, उनकी वेबसाइट है, डिजिटल हैं, तो डिजिटल, प्रिंट और अखबार, एक लाइन नहीं छपी कहीं कि आखिर क्या इस किताब में है। लेकिन दयाशंकर जी, मूल प्रश्न पे लौटें, जो मैंने कहा कि एक आम नागरिक अपनी हैसियत में रहते हुए लोकतंत्र को बचाने की जो राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें उनकी कैसे मदद कर सकता है? मदद करने पर ही मैं आ रहा था जी। कि जैसे मैं एक नागरिक तो एक नागरिक के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं जो सूचना आगे भेज रहा हूं, उसको आगे भेजने से पहले देखूं कि वो सही है। जी। नंबर 1। जी। नंबर 2, मैं उस पर कितना यकीन करता हूं, क्योंकि नागरिक पर सब तरफ से हमले हो रहे हैं। जी जी। अखबार में झूठ छप रहा है, टेलीविजन में के एंकर झूठ छाप रहे हैं, फेसबुक, सोशल मीडिया। तो नागरिक की सजगता ही सबसे बड़ी भूमिका इस वक्त है कि नागरिक सजग रहे, वो समझने की कोशिश करे कि जो ये लोकतंत्र है, ये कोई तानाशाही नहीं है जहां सरकार ही सब कुछ है। कोई भी ऐसा लोकतंत्र जहां विपक्ष नहीं है, वो खत्म हो जाएगा। दुनिया के तमाम देशों के उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं, जहां विपक्ष को कुचल देने के बाद सरकारें तानाशाह हो जाती हैं। दयाशंकर जी, ये लड़ाई, अगर क्योंकि गांधी जी की बात हुई इसमें, और हम उसमें देखते हैं कि उन्होंने बड़े सत्याग्रह भी किए, आंदोलन भी चलाए, और कई समय ऐसा भी आया जब उन्होंने कहा कि मैं व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाऊंगा। उन सब में एक बात कॉमन थी जो गांधी सिखा रहे थे हिंदुस्तान की जनता को ब्रिटिश राज में, कि डरो मत, तुम्हें किसी से डरना नहीं है। और मुझे अगर सही याद है तो गीता के भी शुरुआती श्लोकों में भगवान कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं कि डरना नहीं है, मामेव शरणम गच्छ। और अब राहुल गांधी भी सड़कों पर घूमकर, संसद में खड़े होकर नौजवानों से, बच्चों से ये कह रहे हैं डरो मत। तो ये गांधी का भी नारा है और भारतीय परंपरा का सनातन नारा भी डरो मत है। तो
कितना डर लोगों का छूट रहा है। मैं तो उल्टा देख रहा हूँ कि लोग और डरते चले जा रहे हैं, सत्ता की जो जो ग्रिप आ रही है, ये डर कैसे छूटेगा? ये डर ऐसे ही छूटेगा पीयूष जी, जिस तरीके से राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा कोई दूसरा आपको डर तरीका लगता है या नहीं। नहीं? मुझे डर लगता था जब तक मैं ऐसी नौकरी में था जहां पर मुझे कोई भी निर्णय करने से पहले था कि मेरी नौकरी जा सकती है, या मुझे बताया जा रहा था कि अगर आप नौकरी से बाहर हो जाएंगे तो आप पर इस तरीके से संकट आ जाएगा, आपके सरकार विरोध में आ जाएगी, मीडिया आपके खिलाफ हो जाएगा। एक बार जब मैंने इस्तीफा दिया तो मैं उन सभी संकटों जयशंकर से जी, मुक्त हो मैं गया। मुझे वो कहानी आप बताइए। कहानी अब आज कहानी हो गई है। जी एक 1.5 महीने पहले अंदेशा था या बात थी कि आपके पिताजी, आपके चूंकि भोपाल में रहते हैं आपके पिताजी, आप नोएडा गाजियाबाद में रहते हैं, तो वो आपके पास स्वास्थ्य कारणों से आए और इस किताब की पांडुलिपि उन्होंने आपकी टेबल पर देखी और कुछ बातें उन्होंने कही थी। मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को वो बात बताएं, क्योंकि हम में से कोई भी जब इस तरह की बात सोचेगा, इस तरह की मुखालफत करने की कोशिश करेगा, तो ऐसी बातें उसके सामने आएंगी। मैं चाहता हूं दयाशंकर जी, आप दर्शकों की ओर मुखातिब होकर सीधे उनकी आंखों में आंखें डाल के ये कहानी सुनाएं, क्योंकि ये हम सबके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। दयाशंकर जी। जी जैसा कि आपने बताया कि मेरे पिताजी यहाँ आए हुए थे और उन्होंने एक दिन देखा कि मेरी टेबल पर, जहाँ मैं काम करता हूँ, एक पेपर रखे हुए हैं, कुछ नोट्स रखे हुए हैं। तो उन्होंने उसको पढ़ना शुरू किया सिलसिलेवार तरीके से, और वो पढ़ते रहे गंभीरता से लगभग दिन भर। और शाम को जब मैं अपने घर लौटा तो मेरी पत्नी ने कहा कि मेरे पिताजी काफ़ी परेशान हैं और मैं उनसे बात करूं। और जब मैंने उनसे पूछा कि क्या वजह है, तो उन्होंने कहा कि ये क्या लिख रहे हैं आप। तो मैंने उनको बताया नहीं था। तो मैंने कहा कि एक किताब है जिसमें 10 बरस का लोकतंत्र में क्या क्या हो रहा है, कैसे लोकतंत्र को हाईजैक करने की कोशिश हो रही है और क्या राहुल गांधी कर रहे हैं, राहुल की राजनीति क्या है, इस पर किताब है। मेरे पिता ने कहा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप सच कह रहे हैं, लेकिन इसके परिणाम आपके लिए अच्छे नहीं होंगे। उन्होंने 2 बातें कही। पहला, आपकी नौकरी जाएगी, और दूसरा, आप जेल जाएंगे। आप समझ सकते हैं एक पिता के लिए, और ये सब बातें उन्होंने मेरी माँ के सामने कही और वो बहुत नाराज हुई कि ऐसा कोई पिता अपने बेटे के लिए कहेगा। लेकिन मेरे पिता ने कहा कि आपकी नौकरी जाएगी और आप जेल जाएंगे। आप देख लीजिए, मेरे पिता एक बहुत सामान्य व्यक्ति हैं, कोई भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन एक नागरिक कैसे सरकार को देख रहा है। उन्होंने देख लिया मेरी नौकरी जा चुकी है, और ये सब बातें उन्होंने मुझे जून में कही थी। मेरी नौकरी नवंबर में गई। कैसे गई आप सब लोग जानते हैं, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। दयाशंकर जी, आपकी बात सुन के ऐसा लगता है कि ये जो आपके पिताजी ने बात कही, वो शायद हिंदुस्तान के ज़्यादातर घरों में जो इस निज़ाम से संतुष्ट नहीं हैं, जो इस पर टीका टिप्पणी करना चाहते हैं या मुखर होकर बोलना चाहते हैं, मैं बगावत की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सिर्फ उसका मन से विरोध करना चाहते हैं, उनके मन में बैठा हुआ भय है। लेकिन अब तो जो उन्होंने कहा उसका एक हिस्सा सच हो गया, तो आगे आपको लगता है कि हमें पिताजी की बात तभी मान लेनी चाहिए थी तो अच्छा रहता? कभी कभी मन में ऐसा आता है? नहीं, मैं सभी लोग जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे ये बात पूरे विश्वास और सच के साथ कहना चाहता हूं कि मुझे अपने फैसले पर बिल्कुल बिल्कुल 1% भी अविश्वास नहीं है। मैं अपने फैसले पर कायम हूं, और मैं अपने फैसले पर, मैं कह सकता हूं कि मुझे खुशी है कि मैंने लोकतंत्र का साथ उस वक्त, ठीक उस वक्त देने का फैसला किया जब उस पर इस देश में सबसे ज्यादा संकट मंडरा रहा और है। जो आपकी आजीविका पर, घर गृहस्थी पर, बच्चों के भविष्य पर, फीस पर, ईएमआई पर संकट आएंगे, उनका क्या इंतजाम है आपके पास? अब
मैं यही कह सकता हूं कि जो संकट आएंगे उसका सामना मैं आपके साथ करूंगा। जिस चैनल पर आप हमारी बातचीत सुन रहे हैं वो एक यूट्यूब चैनल है जो कुछ वक्त पहले मैंने शुरू किया है, जहां कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं होगी, जहां बहुत सारी बातें नहीं होंगी। हम कभी कभी मिलेंगे, लेकिन जब भी मैं आपके पास आऊंगा हम उसी सवाल पर बात करेंगे जिसको टाला नहीं जा सकता, जिसका होना हमारे लोकतंत्र के होने के लिए बहुत ज़रूरी है। दयाशंकर जी, मैं एक काल्पनिक सवाल आपसे करना चाहता हूं और ये इस बातचीत का आखिरी सवाल भी होगा। अब जब आपकी इस किताब लिखने के बाद राहुल गांधी से मुलाकात अब जो भी होगी, मैं नहीं जानता पहले आपकी मुलाकातों का सिलसिला है, लेकिन उसमें क्या 3 बातें आप राहुल गांधी से कहना चाहेंगे? अब काल्पनिक सवाल है आपका, तो क्योंकि ये सिर्फ राहुल गांधी से कहने का नहीं है, एक लेखक के नाते आपने इतना सोचा विचारा, और एक रूप में मैं ये कहूँगा इस किताब पे कि इसमें जो 10 साल की ये पूरी बातें लिखी गई हैं कि हिंदुस्तान में मॉब लिंचिंग कैसे होने लगी, जहाँ पे एक संविधान बनाया गया था, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता की बातें करते हुए समाज को भाईचारे की बातें कहते हुए आगे बढ़ाया गया था, जहाँ की न्यायपालिका के लिए संविधान बनाने से पहले दुनिया भर के संविधानों को देख के संविधान बना था और एक शानदार जुडिशरी बनाई गई थी, उसके झुक जाने का डर जहाँ पैदा हो गया, जहाँ की कार्यपालिका, ये मैं कहूँ जो ब्यूरोक्रेसी थी, उसे एक ज़माने में सरदार पटेल वो उसकी रीढ़ कहते थे, लोहे की रीढ़ कहा करते थे, वो दंडवत हुई जा रही है। ये सब बातें इन्होंने इसमें दर्ज कर दी हैं और आज ये किताब जितनी महत्वपूर्ण है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये किताब आने वाले समय में होती चली जाएगी। जैसे अच्छी पेंटिंग्स का होता है कि वो धीरे धीरे महंगी से महंगी होती जाती हैं, तो जब इस समय का कोई ब्यौरा मांगेगा आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद, तो एक एक अखबार तो ढूंढता नहीं फिरेगा, तब उसे प्राथमिक सोर्स मिलेगा कि हिंदुस्तान में 2014 से 2024 के बीच क्या हो रहा था। तो अगर दयाशंकर के मन में ये बात आई कि वो सब चीज को दर्ज करें, शिद्दत से दर्ज करें और उसकी बाजी लगाएं, क्योंकि बाजी लगाना शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि नेहरू जी ने पहले भाषण में ही कहा था कि हमने किस्मत से एक बाजी लगाई थी, जिसे ट्विस्ट विद डेस्टिनी अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में कहा था कि हमने किस्मत से एक बाजी लगाई थी। तो इन्होंने एक बाजी लगाई है। तो इतना सब करने के बाद इनके मन में अपने हीरो के प्रति कुछ ना कुछ आया होगा कि मुझसे ये कहना चाहिए, उसे ये करना चाहिए। तो वो बात जो वो करते हुए दिखें, जो आप उनसे कहना चाहते हैं, वो मैं पूछ रहा हूं। मैं आपकी बात से पहले एक बात जोड़ना चाहूँगा, जो बात आई कि अब अक्सर जो मेरे पिता ने मुझसे कहा, बहुत सारे दोस्त अब कह रहे हैं कि मेरी नौकरी जा चुकी है, मैं इस्तीफ़ा दे चुका हूँ, और बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि अब शायद दूसरी बात की बात है, सरकार मुझे कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, मुझे वो जेल में डाल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से किताब पर हमला हुआ, किताब का लेखक मैं हूँ, प्रकाशक मैं हूँ, वितरक भी मैं ही हूँ, लेकिन अमेज़न पर कौन वो 650 लोग हैं जो इस किताब को बेच रहे हैं, जिनके कारण आपको किताब मिलनी मुश्किल हो गई है। तो मुझ पर सब तरह से हमले हो रहे हैं, मेरे परिवार को अलग अलग तरीके से परेशान करने की कोशिशें हो रही हैं, और मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं लगता कि चुनाव के पहले या कभी भी सरकार नाराज होकर मुझे जेल में डाल सकती है। तो मैं यही कहूँगा कि मैं इससे डरूंगा नहीं, और आपका साथ मुझे चाहिए, और एक नागरिक होने के नाते मेरी आपसे अपील यही है। दूसरी बात कि मैं एक बात आपको जोड़ दूं, और कि मेरी राहुल गांधी से अभी तक कोई भेंट कहीं भी किसी के रूप में, कभी किसी रूप में नहीं हुई। स्पष्ट करना इसलिए भी जरूरी क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं। ना तो मैं राहुल गांधी से किताब लिखने से पहले मिला, ना किताब लिखने के बाद मैं मिला हूं, और आगे भी मैं राहुल गांधी से तभी मिलूंगा जब वो मुझसे मिलना चाहे, क्योंकि मैंने ये किताब राहुल गांधी के कहने पर नहीं लिखी है। एक नागरिक, एक पत्रकार के रूप में मैंने अपनी भूमिका निभाई है, अपना कर्तव्य निभाया है। हाँ, राहुल गांधी से जब मेरी कभी अगर भेंट होती है तो मैं उनसे यही कहूंगा
कि इस रास्ते को छोड़ना नहीं है। और ये बात मैं एक ही बात 3 बार कहूंगा कि इस रास्ते को छोड़ना नहीं है, इस रास्ते को छोड़ना नहीं है, इस रास्ते को छोड़ना नहीं है। और मैं दर्शकों से कहूँगा कि ये जो किताब है राहुल गांधी की, पूरा नाम है राहुल गांधी सांप्रदायिकता, दुष्प्रचार, तानाशाही से ऐतिहासिक संघर्ष। आपको भी इस किताब को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये किताब सिर्फ राहुल गांधी की नहीं है, ये किताब सिर्फ दयाशंकर मिश्र की नहीं है, ये किताब सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिखी गई है, ये हिंदुस्तान में जो हमारा वर्तमान है उसे देखने के लिए हमें एक नज़र देने वाली किताब है। क्योंकि हम जब वर्तमान को देख पाएंगे, समझ पाएंगे, तभी हम अपने भविष्य को बचा पाएंगे, गढ़ पाएंगे। और एक बड़ा मशहूर शेर है वसीम बरेलवी साहब का कि इस घर को सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है, पहले ये तय तो हो इस घर को बचाएं कैसे। तो इस घर को बचाना है, इस हिंदुस्तान को बचाना है, इस डेमोक्रेसी को बचाना है, और उस बचाने के प्रयास में ही दयाशंकर जी की ये किताब आई है। ये किताब अमेजन पे उपलब्ध है, फ्लिपकार्ट पे उपलब्ध है। इसके अलावा जो दयाशंकर जी के ट्विटर पे एक उन्होंने नंबर जारी किया है, उस पर आप ऑनलाइन पेमेंट करके भी इस किताब को खरीद सकते हैं। तो इस किताब को पढ़िए, समझिए और देखिए कि हमारे लोकतंत्र के सामने क्या चुनौतियां हैं और उन्हें दूर करने में हम अपना अपना क्या गिलहरी प्रयास कर सकते हैं। दयाशंकर जी, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमसे जुड़ने के लिए। आपका बहुत धन्यवाद। आप हमारे बब्बर शेर हो, आप किसी से नहीं डरते हो, आप हमारी विचारधारा के लिए लड़ते हो। दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ।